ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी की मौत के बाद जो माहौल है वो मैं क्या बताऊं आपको। पूरे रीजन में सनसनी फैली हुई है। ईरान रिस्पॉन्ड करेगा और क्यों करेगा वो मैं आपको बताता हूं, और क्यों मैं कह रहा हूं कि ईरान रिस्पॉन्ड करेगा। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए साथियों, इस समय दुनिया बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रही है और जो गाज़ा के युद्ध ने सारे ग्लोबल इक्वेशंस पलटा दिए हैं, और हमने इसके बारे में विस्तार से बात की है पहले। ईरान जो है वो रशिया और चाइना के साथ, और हमास, हिजबुल्लाह, यमन, इराक, जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है वो उसका लीडर ईरान है। और अभी ईरान और इजराइल में जो रिश्ते हैं इतने ख़राब हो चुके हैं। गाज़ा की लड़ाई में इजराइल लगातार हार रहा है और ईरान मेन सपोर्टर है हमास का। ईरान के थ्रू ही रशिया और चाइना भी हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, फ़लस्तीनियन रेजिस्टेंस को सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए देखिए उनकी रईसी साहब की मौत पे कंडोलेंसेस मैसेजेस में सबसे पहले हमास और हिजबुल्लाह के मैसेजेस आए। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर लावरोव ने कहा कि ये जो रशिया और ईरान का जो नया रिश्ता, पूरी एक नई दुनिया में नया रिश्ता बन रहा था, इसको धक्का लगा है। लेकिन हम जो चीज़ रईसी साहब ने शुरू की उसको हम दूर तक ले जाएंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी, वो तो भाई इस समय पूरी तरह से अभी जो वाइस प्रेसिडेंट मुखबिर हैं वो रईसी साहब की जगह प्रेसिडेंट बनेंगे 50 दिन के लिए। उसके बाद नए प्रेसिडेंट का चुनाव होगा और अभी जो एक जो काउंसिल बनती है उनकी ईरान में का जो सिस्टम है, गार्जियन काउंसिल, उसमें जो कुछ जजेस रहेंगे, कुछ बहुत सीनियर लोग रहेंगे, वो तय करेंगे कि किस तारीख को इलेक्शन होगा, कैसे होगा, वो सारी प्रक्रिया, क्योंकि एक अनप्रेसिडेंटेड ये चीज़ है। अब लेकिन देखिए इसमें मैं आपको बता दूं, हाँ एक चीज़ मैं भूल के आपसे कहना कि ये भी देखिए मेरा अभी भी ट्राईपॉड मिसिंग है, वो मिसप्लेस हो गया। मैं इस समय लखनऊ वापस लौट आया हूँ अमेठी से। आज 5th फेज़ की पोलिंग ख़त्म हो गई है और स्थितियाँ जो हैं वो बीजेपी के लिए फंसी हुई दिखाई पड़ गई। लेकिन चलिए वो एक दूसरे वीडियो में। मैं अभी देखिए जो आपको बताता हूँ सिचुएशन, कि मैंने जो ट्वीट किया कल रात को कि रईसी साहब जो हैं वो कहीं ना कहीं, देखिए इसमें मोसाद का हाथ हो सकता है इस पूरी घटना में, और मोसाद के हाथ होने के बहुत सारे कारण हैं। केवल अभी जो लड़ाई चल रही है, अभी जिस तरीके से जो पूरा ईरान का सपोर्ट है फ़िलिस्तीन को, उसके बाद इजराइल ने दमस्कस में ईरान के लोगों, ईरान के डिप्लोमेट्स को मारा। उसके बाद ईरान ने इतनी भयंकर, मतलब वहाँ से मिसाइल्स की बारिश छोड़ी, इतनी सोफिस्टिकेटेड कि मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड दांतों तले उंगली दबा के रह गया था। और राइसी जो थे वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग, एक रेवोल्यूशनरी लीडर थे। उनको वेस्ट हार्डलाइनर कहता है। हार्डलाइनर का इसमें कोई मतलब नहीं है। और वो तो ये चाइना के जी जिनपिंग को भी हार्डलाइनर कहता है। और इसमें देखिए चाइना के जी जिनपिंग ने भी कहा है कि ये ईरानियन जनता के लिए और पूरे जो इस एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के लिए एक बहुत बड़ा ये धक्का है। बाकी तमाम देशों से इस तरह से जो कंडोलेंसेस मैसेजेस आए हैं। टर्की ने देखी जो सबसे पहले जो उनका मलबा था उनके हेलीकॉप्टर का, उसको टर्की के ड्रोन ने ही सबसे पहले चिन्हित किया। अब देखिए इसके पीछे क्या है कि जो अज़रबैजान का जो एंगल है, अज़रबैजान क्या है कि ईरान बॉर्डर पे है और मुस्लिम देश है, वो भी शिया देश है। और ईरान में करीब 18 मिलियन, 1 करोड़ 8 लाख, ईरान की पॉपुलेशन लगभग 9 करोड़ है। उसमें से 1 करोड़ 8 लाख जो हैं अज़ेरी शियाज हैं, अज़ेरी शियाज जो, तो इसलिए ईरान के लिए, अच्छा अभी क्या था कि जो अज़रबैजान और आर्मीनिया में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जिसको नगोर्नो काबरनक जो पूरी वॉर हुई 2020 में, उसके पहले भी हुई थी 1988 और 94 में, आर्मीनिया से और अज़रबैजान में। और अज़रबैजान मुस्लिम कंट्री है लेकिन इजराइल के साथ है, और आर्मीनिया जो है वो क्रिश्चियन कंट्री है लेकिन वो नहीं, सॉरी, अज़रबैजान इजराइल के साथ है। अज़रबैजान इजराइल के साथ है, मुस्लिम होते हुए, शिया होते हुए। और आर्मीनिया जो है, जो क्रिश्चियन कंट्री है, वो ईरान के साथ है और रशिया के साथ भी है। अब देखिए अब क्या हुआ कि जो पूरी नगोर्नो काबरनक जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है वो एक रीजन है जो कि अज़रबैजान में है, और जिसको जो मतलब अज़रबैजान और आर्मीनियन बॉर्डर पे है, और जहाँ पर एथनिक आर्मीनियंस ज़्यादा हैं तो आर्मीनिया उसको क्लेम करता है। और इसके लिए 1988-94 में वॉर हुई। उसके बाद अभी 2020 में जो लड़ाई हुई, जिसमें
इजराइल ने खुल के अज़रबैजान को सपोर्ट किया और अज़रबैजान की जीत हुई। उसके बाद लेकिन लगातार उस पर पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। जब रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया तो अज़रबैजान को लगता है रशिया उस पर भी कर सकता है, ईरान भी उस पर कर सकता है। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो अज़रबैजान जो है अपने 67% जो हथियार है वो ईरान से इंपोर्ट करता है, 67%। और ये 2016-2020 के आंकड़े, उसके पहले थोड़ा कम थे, पर 2016-2020 के बीच 67% जो अज़रबैजान के टोटल जो इंपोर्ट्स हैं आर्म्स के उसमें 67% इसराइल का है। और जो इसराइल को तेल $297 मिलियन का अभी जनवरी 2024 में गाज़ा की लड़ाई चलती हुई, मतलब जब चल रही है, अज़रबैजान ने कहीं भी, जबकि इतना प्रेशर उनकी जनता का भी है कि रेजिस्टेंस को सपोर्ट करो, अज़रबैजान ने कभी भी रेजिस्टेंस को सपोर्ट नहीं किया। इसराइल को अभी जनवरी 2024 में $297 मिलियन का उन्होंने तेल बेचा है। और तेल जो है उसकी पूरी बाकू जो कैपिटल अज़रबैजान का बहुत फेमस कैपिटल है, उसका एक ज़बरदस्त इतिहास रहा है। इवन सोवियत यूनियन की क्रांति में उसका बहुत बड़ा, और जो उसके बाद सोवियत यूनियन की जो सिविल वॉर हुई उसमें भी बाकू का बहुत बड़ा रोल था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं देखिए, और मैं आपको बताऊं कि 2012 में ईरान ने डायरेक्टली अक्यूज़ किया था अज़रबैजान को कि वो मोसाद के जो ऑपरेटिव्स हैं वो उनको अपने यहाँ रखता है जो ईरान पे हमला करते हैं। उसके बाद जो है अज़रबैजान ने कुछ इरानियंस को गिरफ्तार किया अज़रबैजान में, ये कहते हुए कि ये इरानियन एजेंट्स हैं और ये इजरायली टारगेट्स को अज़रबैजान में, या जो मतलब इसराइल के क्लोज अज़रबैजानी पॉलिटिशियंस हैं उनको ये टारगेट करना चाहते हैं। इस तरीके देखिए पूरी बातचीत। मोसाद का जो एलिमेंट है वो 2012 में आ चुका है कि मोसाद अज़रबैजान में एक उसकी बड़ी प्रेजेंस है। अभी भी गाज़ा वॉर में फरवरी 2024 में एक स्कैंडल हुआ था जिसमें कुछ मोसाद के लोग अज़रबैजान में चिन्हित किए गए थे और उनको लेकिन बाहर जाने दिया। ये लगातार देखिए हो रहा है। और जो 13-14 अप्रैल 2024 को ईरान ने एयर स्ट्राइक की थी उसके आसपास भी मोसाद के लोग अज़रबैजान में देखे गए थे। अच्छा, एक और आपको बात बता दें कि इजराइल अज़रबैजान रिश्ते हैं वो इतने मजबूत भी हैं, मतलब इतने मजबूत हैं। और इजराइल की प्लानिंग है कि हम जो ईरान पे मिसाइल हम दागेंगे वो अज़रबैजान से अगर हम दागें, कभी मतलब ऐसी नौबत आए तो अज़रबैजान इतना बढ़िया, मतलब एकदम सटा हुआ है ईरान से और उसका बॉर्डर भी है, और वहाँ से जो सीधे एक लॉन्चिंग पैड जो इजराइल को अज़रबैजान में मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। उसके बाद देखिए क्या है कि जो दूसरी बात कि अभी देखिए जो राइसी जो उनका हेलीकॉप्टर गिरा, जिसमें हाँ एक चीज़ और बता दें आपको, जो अब्दुल्ला हुसैन जो फॉरेन मिनिस्टर इजराइल के थे, ईरान के थे, और जिन्होंने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई इसमें जो ईरान ने एयर स्ट्राइक की इजराइल में। डेविड कैमरून ने उन्हीं को फ़ोन किया था उसके पहले कि ईरान कोई स्ट्राइक ना करे, तो उन्होंने कहा था कि जब इजराइल ने स्ट्राइक किया दमस्कस में तब तो आप नहीं भूले। तो ये भी बहुत बड़े इरिटेंट थे जो अब्दुल्ला हयान जो फॉरेन मिनिस्टर मारे गए प्रेसिडेंट रईसी के साथ, उनके साथ और पूरा एक डेलीगेशन था, 9 लोगों का क्रू था, सारे लोग उसमें मारे गए। बड़ी ही मतलब आप ये सोचिए कि ये एक ऐसी चीज़ है इस समय होना और इस तरह की सिचुएशन में होना, इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन उस तरीके से है नहीं। मतलब अगर आप देखिए अभी तक ईरान ने कुछ क्लेम नहीं किया है, ईरान ने इसराइल को ब्लेम नहीं किया है, लेकिन इसमें जो पूरी परिस्थितियाँ देखिए बन रही हैं वो उसी तरफ जा रही हैं कि ईरान जो है वो इसराइल को अल्टीमेटली देखिएगा कि इसराइल को कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार ठहराएगा, और इसमें जो है इसराइल और ईरान के बीच जो लड़ाई है वो और मतलब उसकी संभावना और प्रबल होगी। ईरान का जो इस समय पूरा एक एटीट्यूड है, जो पूरी फॉरेन पॉलिसी ईरान की है, वो ये है कि जो हिजबुल्ला हैं, यमन है, हमास हैं, उनके माध्यम से वो इसराइल को काउंटर कर ले। लेकिन अगर वो नहीं हो पाए किसी वजह से, या लड़ाई लंबी खिंच गई, या हमास ने जैसे अभी फंसा तो दिया, जैसे हिजबुल्ला ने फंसा दिया, लेकिन अब फंसने के बाद स्टेलमेट के बाद अगला स्टेज क्या है, तो उस अगले स्टेज में 2030 के आसपास ईरान और इसराइल में वॉर होने की भी पूरी संभावना है। और इस घटना ने उस वॉर की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको और तेज़ कर दिया।
अच्छा, केवल ये गाज़ा का इशू नहीं है, बल्कि आपको बताएं कि अभी जो रईसी साहब थे अज़रबैजान में, उस वो एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट अज़रबैजान और ईरान एक साथ इनॉग्रेट करते, मतलब उनके रिश्ते बेहतर हो रहे थे। भाई हैं तो दोनों शिया मुस्लिम, तो अज़रबैजान और इसराइल के सॉरी ईरान के रिश्ते बेहतर हो रहे थे, और एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसी को इनॉग्रेट करने रईसी गए हुए थे, और जब वो लौट रहे थे तो उसके बाद ये हादसा हो गया। तो ये जो है, ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्लांट जो ईरान के साथ अज़रबैजान कर रहा था, इसका इसराइल ने विरोध किया था, और इसका जो है इसराइल ने कहा था कि अज़रबैजान को इस तरीके से एक इसराइल के दुश्मन ईरान के साथ बिजनेस नहीं करना चाहिए। लेकिन अज़रबैजान एक इंडिपेंडेंट नेशन है, इसराइल के साथ उसका रिश्ता रहा है। नगोर्नो काबर्नक की जो लड़ाई थी आर्मीनिया के खिलाफ, उसमें 2020 में इसराइल ने उसको सपोर्ट किया था, बहुत सारी चीज़ें। तो लेकिन वो अपनी जगह, लेकिन अज़रबैजान को भी पता है कि वो ईरान के साथ रिश्ते ख़राब नहीं रख सकता है, क्योंकि ईरान और रशिया मिल के कभी भी अज़रबैजान को ख़त्म कर सकते हैं। उधर आर्मीनिया, जो क्रिश्चियन आर्मीनिया है, वो भी इन लोगों के साथ है, ईरान और रशिया के साथ है। ये बिल्कुल साफ़ है। तो अभी देखिए, जिन परिस्थितियों में रईसी मारे गए, उसमें जो है देखिए मोसाद का लगातार जो पूरा प्रेजेंस अज़रबैजान में बना हुआ है, अज़रबैजान के थ्रू वो ऑपरेट करते हैं, और इसमें जो है ये टिपिकल एक मोसाद स्टाइल है। हालांकि इसराइल ने नकारा है, इसराइल ने कहा है कि इट वाज नॉट अस, हमारा हाथ नहीं है। लेकिन अब देखिए, मतलब पहले ही बोल दिया हमारा हाथ नहीं है, तो इसका मतलब है कि हाथ हो भी सकता है। और आपको बताएं कि मोसाद की जो ऑपरेशंस होते हैं इसी तरह के होते हैं। देखिए, जहाँ पर वो हेलीकॉप्टर गिरा है, वो ऐसी जगह थी नॉर्थ ईरान, मतलब अज़रबैजान और ईरान का बॉर्डर, लेकिन टेक्निकली नॉर्थ ईरान में, और वहाँ पर बहुत फॉग है। वहाँ सोचिए इस समय बहुत ठंड है, फॉग है, उसमें 73 देशों की टीमें लगी थी, 73 कंट्रीज़, जिसमें रशिया ने अपनी टीम भेजी, चाइना ने, सब लोगों ने अपनी अपनी टीम भेजी, टर्की ने अपनी टीम भेजी। टर्की के ड्रोन ने सबसे पहले मलबे को आइडेंटिफाई किया। ये सारी चीज़ें जो हैं, देखिए ये पूरा। अच्छा, मोसाद का जो ऑपरेशन का स्टाइल है, देखिए उसने जैसे 26/11 इंडिया में हुआ, उसको बहुत लोग नहीं मानते हैं कि मोसाद का हाथ है, लेकिन मैं मानता हूँ कि उसमें मोसाद का कहीं ना कहीं हाथ था। और अभी आप देखिए कि ये जो घटना घटी है, इसको जिस तरीके से क्योंकि मोसाद का स्टाइल है कि वो एक ख़ास तरह की ट्रेन में ही एक्सीडेंट करवाता है, और ऐसे पहले बहुत सारे ऑपरेशंस फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ भी, स्पेशली जो एक म्यूनिक ओलंपिक्स 1972 में, जिसमें फिल्म भी बनी है म्यूनिक, उसमें जो पैलेस्टीनियन कमांडोज ने इजरायली एथलीट्स को अगवा कर लिया था, उन लोगों को भी पूरा जो उसके पीछे लोग थे फ़िलिस्तीनी अलग अलग देशों में, उनको जिस तरह से हंट करके मारा और जिस तरह से मैसेज दी ये मोसाद ने। तो मोसाद का देखिए एक ये तो एंगल है इसमें, ये बात इसमें सामने आ रही है। लेकिन उसके साथ साथ दूसरी बात ये है कि लोग कह रहे हैं कि ईरान के अंदर के भी कुछ ऐसे तत्व हो सकते हैं। अब देखिए, अब इसके बारे में ईरान के अंदर कौन से ऐसे तत्व हैं, लेकिन इसमें एक तो सच्चाई है कि कई ऐसे अचानक ईरान में कुछ आंदोलन फूट पड़ता है उसकी रिजीम के खिलाफ, अभी कुछ दिन पहले भी हुआ था। तो वो सब वेस्ट के भी कुछ एजेंट्स ईरान में हैं, और वो तो आप देखिए इस पर कुछ सीरियल भी बने हैं। इस पर ईरान ने भी कहा है कि वेस्ट ईरान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। लेकिन इस लेवल तक चीज़ें चली जाएंगी अब आप कि मतलब ऐसा। और मोसाद जो है, हालांकि मोसाद का जो पक्ष लेने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि मोसाद इतने हाई लेवल का असैसिनेशन नहीं करेगा अपने बल पे। तो अपने बल पे करने को कौन कह रहा है? उसको तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, जो इस समय अपनी इंटरनल क्राइसिस में फंसे हैं, आज ही देखिए जो बेनी गैंट्स, जो उनके मिनिस्टर और वॉर कैबिनेट के, उन्होंने बिल्कुल जो 2 दिन से वो एक बगावत का झंडा लेके चल रहे हैं। आज भी उनका बयान आया कि कोई प्लान नहीं है इजराइल के पास, और नेतन्याहू के सपोर्ट में और जो इजरायली वॉर कैबिनेट है उनके और मंत्रियों ने नेतन्याहू के सपोर्ट में बोला, बेनी गैंट्स के सपोर्ट में भी लोग बोल रहे थे। बिल्कुल टॉप लेवल पे देखिए एक स्प्लिट हो गया इजराइल में इस समय। इतने बड़े फिगर को ईरान के मारना, ये चीज़ देखिए, एक जो डिफरेंसेस वॉर कैबिनेट में हो गए हैं,
उनको उनको उन डिफरेंसेस को दबाना, उन डिफरेंसेस को ख़त्म करना और जो सो कॉल्ड इजराइल का राफा इन्वेजन है उसके लिए रास्ता साफ करना, इस तरह की चीज़ें भी लगातार हो सकती हैं। ये सारी संभावनाएं हैं। तो देखिए, इसमें मैं फिर इसको कंक्लूड करता हूँ और ये मैं जो फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस का जो अपडेट है वो आज मैं नहीं दे पाऊँगा। मैं कल ज़्यादा सुकून से ये संभवतः मैं उसके बारे में, हालांकि मेरा जो ट्राइपॉड, हाँ कल देखिए शायद मिल जाए, तो ज़्यादा सुकून से हम आपको फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस का हम 2 दिन में आपको अपडेट दे देंगे कि जो 20 मतलब 19 मई की शाम, कल तो मैंने वीडियो जारी किया था एक, 19 मई की शाम और 20 को जो पूरी घटनाएं हुई उन सारी चीज़ों का। लेकिन आज ये देखिए एक ये बड़ा डेवलपमेंट है और इसके बारे में लगातार खबरें आ रही हैं। इसके बारे में जो भी चीज़ें ऐसी आती रहेंगी उस पर मैं वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।